3 लोकसभा क्षेत्र राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद देश के 88 लोकसभा क्षेत्रों में आज मतदान हुआ है। पहले चरण में हमारे प्रदेश में एकमात्र बस्तर लोकसभा सीट पर मतदान हुआ था। जो उत्साह हमने बस्तर के प्रथम चरण में देखा, वही मंजर आज भी देखने को मिला। एंटी इनकम्बेंसी दिखा करती थी चुनाव में, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में प्रो इनकम्बेंसी दिख रही है। जनता आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर निकल रही है और नरेंद्र मोदी जी के साथ जनता खड़ी हुई दिखाई देती है। जिस प्रकार से राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर लोकसभा क्षेत्र में मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं का रुझान दिख रहा था, उससे स्पष्ट है कि यह चुनाव बदलाव के लिए था। कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद तीनों ही लोकसभा सीटों में कांग्रेस के प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि मतदाताओं का पूरा आशीर्वाद हमारे प्रत्याशियों को मिला है। राजनांदगांव से श्री भूपेश बघेल, कांकेर से ब्रिजेश ठाकुर, महासमुंद से ताम्रध्वज साहू प्रचंड मतों से चुनाव जीतेंगे। हर बूथ में हमारे प्रत्याशियों के प्रति जन समर्थन साफ दिख रहा है। नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में दूसरे चरण का जो भयंकर रण था वो संपन्न हुआ। कम मतदान प्रतिशत के साथ ही सही, लेकिन जो मतदाताओं के मन में था, मतदाताओं ने अपने मन की कर ली। मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया, लेकिन 3% और लगभग 1% की जो कमी है वो मतदान प्रतिशत में देखने को मिली, जो चौंकाती है कि तमाम प्रयासों के बाद भी राजनीतिक दल से लेकर एनजीओ से लेकर तमाम शासन प्रशासन और मीडिया के चैनलों के द्वारा लगातार वोट अपील करने के बाद भी जो मतदान प्रतिशत में कमी आई है, तो लोकतंत्र के लिए क्या है और क्या कुछ इस मतदान प्रतिशत के मायने हैं, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। फिलहाल बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ गौरीशंकर श्रीवास मौजूद है। कांग्रेस की ओर से भी विकास तिवारी जल्द जुड़ेंगे। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गौरी जी, मैं आप ही से जानना चाहता हूं कि मतदान प्रतिशत में कमी का आना कैसे देखते हैं इसे? देखिए अवधेश जी, अभी छत्तीसगढ़ में बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है, शादियों का भी सीजन है, तो निश्चित तौर पे चिंता का विषय तो है। लेकिन जो चीजें वर्तमान में जो परिस्थिति है, इसे भी नकारा नहीं जा सकता। और दूसरी बात यह है कि मतदान कम प्रतिशत होने का अर्थ ये नहीं है कि किसी प्रकार से ये चीजें हमारे खिलाफ हो रही है। पूरे चुनाव में आप देखेंगे जिस प्रकार का हमने जो वातावरण यहाँ पर बनाया है, हमने जनता के बीच सारी चीजों को जो लेकर गए हैं, जो बड़े हमारे नेताओं की सभा हुई है और कार्यकर्ताओं ने जिस पूरे गर्मी में जिस प्रकार का परिश्रम किया है, मोदी जी की गारंटी को घर घर पहुंचाने में सफल रहे हैं। और पिछले 4 महीने का जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है, केंद्र सरकार के 10 साल का रिपोर्ट कार्ड है, तो कहीं कोई कहने में गुरेज नहीं है, कोई किंतु परंतु वाले हालात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के तीनों प्रत्याशी यहाँ पर बड़े प्रचंड मतों से विजयी होने जा रहे हैं। पूरे मुकाबले में कांग्रेस पार्टी दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ी है। आपके चैनल में पिछले डिबेट में हमने बात किया था कि जो कोई गारंटी की बात इन्होंने की थी कि 1 लाख रुपए हम सालाना देंगे, कहीं कोई फॉर्म नहीं भराया जा रहा है, कोई फॉर्म नहीं दिख रहा है, कांग्रेस पार्टी का झंडा नहीं दिख रहा है, न डंडा दिख रहा है, न कार्यकर्ता दिख रहे हैं, सारी चीजें नजारत है। एक तरफा बिल्कुल वाकवर्ड जैसे हालात छत्तीसगढ़ में बने हुए हैं। ठीक है, गौरीशंकर जी, विकास तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए। विकास जी, आपका भी स्वागत है। क्या एक तरफा हालात जो बीजेपी को नजर आ रहे हैं वास्तविक में जमीन पे है? क्योंकि सारे दावे वादों का वक्त समाप्त, जनता जनार्दन ने अपना निर्णय दे दिया। निर्णय क्या, ये 4 जून को पता चलेगा, लेकिन आज जो मतदान हुआ, कम प्रतिशत में जो छत्तीसगढ़ में मतदान हुआ, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये बात तो थोड़ा सा खटकने वाली बात है कि कम प्रतिशत मतदान हुआ है और ये होना ज्यादा चाहिए था। लोगों का जो गुस्सा है वो बाहर आना चाहिए था उदय जी। लेकिन जिस तादाद में तीनों लोकसभा क्षेत्रों में महिलाओं का जो भीड़ उमड़ा है और जो गौरी बोल रहे हैं कि कहीं पर फार्म का न फार्म दिखा है, न कांग्रेस का झंडा दिखा है, न बैनर दिखा है। राजनांदगांव में तो ये इनके जो गुर्गे हैं मारपीट में आमादा हो गए थे। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के साथ मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। लोकतंत्र में इस प्रकार का मारपीट या गुंडागर्दी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, कांकेर की बात अगर मैं करूं, वहां पर भी महिलाओं का भीड़ उमड़ा है। और आप महासमुंद में भी देखिए तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि तीनों क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं उनको लाभ चाहिए इस महंगाई से,
ये जो न्याय योजना का लाभ है, युवाओं का जो भीड़ उमड़ा था उनको नौकरी चाहिए, जो महिलाओं का और भीड़ उमड़ा था उनको गैस सिलेंडर के मूल्य में कमी चाहिए, किसानों का जो भीड़ उमड़ा था कर्जा माफी चाहिए। तो कह सकते हैं निश्चित तौर पे कि कांग्रेस पार्टी की तीनों प्रत्याशी प्रचंड वोट से जीतेंगे। और जो देश से आपके पास भी आंकड़े आ रहे हैं, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, चाहे केंद्र के हो चाहे राज्य के हो चाहे उनके प्रवक्ता, इनके चेहरे में हवाइयां उड़ी हुई हैं। उनको वो इतने कंफ्यूज है। देखिए होता क्या होता है जी, आप बड़े बड़े सपने सजा लीजिए कि मैं पोर्शे कार ले लूंगा, बड़ा महल ले लूंगा, आपको सोचने में कोई पैसा नहीं लगता। लेकिन हकीकत जो है धरातल में जो है, मोदी सरकार जाने वाली है, इंडिया गठबंधन आने वाली है। ठीक है, चलिए मैं एक बार जरा सूर्यकांत यादव का रुख कर लेता हूं। राजनांदगांव से हमारे संवाददाता बने हुए राजनांद। सूर्यकांत जी, क्या आपको लगता है कि जो तस्वीरें निकल के आई, जो लोकतंत्र में मतदाताओं का उत्साह दिखा, पिछले बार की तुलना में 3.11% कम मतदान अब तक के आंकड़े के अनुसार हुए हैं, लेकिन सियासी सरगर्मियां क्या कुछ कह रही है, क्या कुछ संदेश है राजनांदगांव से? सूर्यकांत जी, निश्चित तौर पर पिछले वक्त से ज्यादा इस बार कम मतदान पड़े हैं। राजनांदगांव में 72.93% मतदान हुआ है, तो कहीं न कहीं कम मतदान इसे कहा जाएगा। लेकिन राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चुनाव लड़ने से कहीं न कहीं सियासी सरगर्मी तेज हो गई है और कांटे की टक्कर एक जरूर देखी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है वोट पड़े हैं, जिसमें अधिक संख्या में लोगों ने मतदान केंद्र में पहुंचकर वोट दिया। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सांसद संतोष पांडे दोनों चुनावी मैदान में हैं, तो कहीं न कहीं दोनों के बीच कांटे की टक्कर जो है इस बार लोकसभा चुनाव में देखी जाएगी। और ये कहना मुश्किल होगा कि कौन से प्रत्याशी इस बार जो है जीत जाते हैं, तो 4 जून को स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जनता ने जो है अपना मन बना लिया है और ईवीएम में जो है प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो चुकी है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि किस तरीके से कौन सी पार्टी और किस प्रत्याशी की जीत होती है। चलिए, बिल्कुल ठीक है। मैं एक बार वीरेंद्र यादव का रुख कर लेता हूं। वीरेंद्र हमारे साथ कांकेर से बने हुए हैं। वीरेंद्र, कांकेर का मतदान फीसदी पिछले बार के मतदान फीसदी से महज 0.77% कम हुआ अब तक के आंकड़ों के अनुसार। सियासी सरगर्मियां पिछले बार भी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला कि लगभग 6000 वोटों से ही कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो हारे थे। इस बार फिर से कांग्रेस ने उन पे दांव लगाया, लेकिन बीजेपी ने प्रत्याशी बदल दिया। क्या कुछ समीकरण धरातल पे आपको दिखाई पड़ा, क्योंकि मतदान कार्य तो अब समाप्त हो चुके हैं? जी बिल्कुल, जितने भी मतदान जो कर्मी थे वो जो है वापस लौट किए, चाहे वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हो या कांकेर के क्षेत्र, जितने भी मतदान जो कर्मी थे वो जो है लौट आए हैं। और अब तक जो है 73 जो मतदान जो है कांकेर लोकसभा में हुआ है। और पूरे आंकड़े की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो है कांकेर विधानसभा में वहां जो है मतदान हुआ है। और भानु प्रतापपुर या डौंडी लोहारा वहां जो है 71 और 75 सब जो 70 से रहा है। हालांकि जितने भी, क्योंकि इस बार जो मतदान है वो भीषण गर्मी थे, गर्मी के कारण जो कई जो लोग हैं वो नहीं पहुंच पाए, या जो अंदरूनी इलाके में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उन जो इलाके में है वहां जो है मतदान कुछ लोग जो है नहीं कर पाए। जैसे कि छोटी बेटियां जो अंदरूनी इलाके हैं, जहाँ जो मतदान केंद्र को जहाँ शिफ्ट किया जाए, जहाँ 2500 जो मतदाता है वो सिर्फ वहां जो है 15 लोगों ने मतदान किया। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से मतदान हुआ होगा जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में है। जो मतदान करने नहीं पहुंचे, सिर्फ 15 लोगों ने ही मतदान किया है नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, जहां 2500 मतदाता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से कांकेर लोकसभा में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मतदान हुआ होगा। जी ठीक है, आप बने रहिएगा। मैं एक बार जरा गौरी शंकर जी का रुख कर लेता हूं। गौरी जी, क्या आप लोग इस मतदान प्रतिशत से संतुष्ट हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बीजेपी ने एक टारगेट सेट किया था कि हर बूथ में उन्हें 370 जो मतदान है, जो वोट है, वो प्लस कराना है। क्या संतुष्ट है आप लोग? देखिए, मतदान का जो प्रतिशत है वो चिंताजनक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने जो कहा वो और ज्यादा चिंताजनक है कि लोगों का गुस्सा दिखाई नहीं दिया। लोगों का गुस्सा कैसे दिखाई देगा उधर जी? 10 साल सेवा सुशासन गरीब कल्याण के लिए जो सरकार कार्य करती है उसके खिलाफ है। कैसा गुस्सा? लोगों ने तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतदान दिया है। लोगों ने मुहर लगाया राष्ट्रवाद पे, हिंदुत्व पे। लोगों ने मुहर लगाया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। और लोगों ने मतदान किया कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में। लोगों ने मतदान किया राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ। लोगों ने मतदान किया तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के खिलाफ। लोगों ने मतदान किया राम मंदिर का अवहेलना करने के खिलाफ।
लोगों ने मतदान किया है आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने वाले। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे इस ओर इशारा कर रही है। कहीं कोई छत्तीसगढ़, फिर दोहरा रहा हूं, कोई उत्साह का वातावरण कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता में दिखाई नहीं पड़ा, ना वैसी सभा हुई, ना वैसा वेव दिखा, ना किसी प्रकार से कोई भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता उत्साह के साथ में बूथ तक जाने में कामयाब हुआ। जिस प्रकार से 2019 में लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया भूपेश बघेल को हराने के लिए, अभी जिस प्रकार का वातावरण है इसमें सारा चीज स्पष्ट है, पानी की तरह साफ है कि लोग मतदान सांसद चुनने के लिए नहीं कर रहे हैं, लोग मतदान देश को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से बनाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है विकास जी, जरा जवाब दे दीजिए कि लोगों ने सांसद से बढ़ के नरेंद्र मोदी के चेहरे पे वोट किया और कांग्रेस अधूरे मन से चुनाव लड़ रही, उत्साह दिखाई नहीं पड़ रहा है, जवाब दे दीजिए। देखिए, अति उत्साह में कुछ ऐसा चीज बोला जाता है भाई, मेरे याद में तो प्रधानमंत्री जी अमेरिका के दौरे से बीच में अचानक पाकिस्तान उतरे, नवाज शरीफ की बेटी के शादी में बिरयानी खाए, वेज था नॉन वेज था वो मैं नहीं जानता। अब आतंकवादी मैं तो नहीं बोल पाऊंगा, ये तो अति उत्साह का मामला है। दूसरी बात, 3 राज्य में 88 सीटों में लगभग 34% का जो आंकड़ा आया उदय जी, ये सबके सामने है। नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव हुआ और जिस प्रकार से अरबों खरबों कई हजार करोड़ रुपया मार्केटिंग में फूंक दिया गया, क्या नतीजा है? 64% का मतदान। आप सर्वोच्च नेता बोलते हैं, आह्वान करते, जो आप आंकड़े बता रहे थे उनके आह्वान के हिसाब से तो 90% मतदान होना चाहिए था। तब समझ में आता है कि 400 सीट है। और रही बात जो धरातली आप स्थिति देखोगे, मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग महंगाई से परेशान हैं, जो लोग जुमले से परेशान हैं, जो युवा बेरोजगारी से परेशान है, जो किसान अपने उत्पाद बेचने के मूल्य नहीं मिलने के कारण परेशान है, जो युवतियां महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, वो कैसे भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी, ये समझ में नहीं आता। राम मंदिर बना, रामलला अपने स्थान पर विराजमान हो गए और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद भी है, लेकिन जो युवा बटन दबाया है अवधेश जी, उसको 30 लाख रोजगार में रोजगार चाहिए। जो महिलाओं ने बटन दबाया है उनको 1 लाख रुपए महीना गरीबी दूर करने के लिए। ठीक है विकास जी, रिपीट कर रहे हैं आप वही बात, पहले भी आपने कहा। मैं ठीक है, मैं लौटूंगा आपको। मैं एक बार फिर से वीरेंद्र का रुख कर लेता हूं। वीरेंद्र हमारे साथ कांकेर से बने हुए। वीरेंद्र, अब तो मतदान समाप्त हो गया, सबसे बड़ी चुनौती आयोग के सामने ये थी कि कांकेर जैसे सुदूर क्षेत्र में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराना। ये बड़ी अच्छी बात रही कि किसी भी तरह से अनहोनी या किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस की जो खबर है वो निकल के नहीं आई। कैसे आप इसे देखते हैं वीरेंद्र? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से नक्सल प्रभावित क्षेत्र कांकेर में जैसे आमा बेड़ा, कोयली बेड़ा, छोटे बेटिया, इन तमाम जगहों में किसी प्रकार से जो मतदान कर्मी उनको हताहत नहीं हुआ। अब बस रेगा भाई के सामने कुछ जो पर्ची, जो बैनर पोस्टर नक्सलियों ने लगाया था जिसमें चुनाव बहिष्कार को लेकर उन्होंने बैनर लगाया था, हालांकि किसी भी हमारे मतदान कर्मी को चोट नहीं आया, ना किसी प्रकार से हताहत नहीं हो, क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि 16 अप्रैल को जिस प्रकार से जो 29 जो माओवादी को जवानों के द्वारा मार गिरा था, तो कहीं ना कहीं सामने में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा था और कहीं ना कहीं नक्सली भी एक टारगेट बना रहे थे कि किस प्रकार से जो चुनाव को जो प्रभाव डाल सके, तो तमाम वो भी प्लानिंग कर रहे थे। कहीं ना कहीं अब जो यहाँ के जो बीएसएफ की जो टीम है, डीआरजी की टीम है, पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे में तैनात रखे थे पूरी फोर्स को। उसके बाद जितने भी अति संवेदनशील इलाके थे, 8 जो मतदान केंद्र शिफ्ट किए थे, वहां जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से लौटूंगा आपके पास। मैं एक बार सूर्यकांत का रुख कर लेता हूं। सूर्यकांत, राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में भी अति संवेदनशील बूथ, चाहे वो मोहला मानपुर की बात हो या फिर कुछ तरफ की बूथें हो, इन बूथों पे भी शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराना एक बड़ी चुनौती थी। और सबसे बड़ी चुनौती सियासत के संवेदनशीलता की थी कि कैसे उस क्षेत्र को हाई वोल्टेज जो ड्रामा जहां पे था उसे सामान्य किया जाए। हालांकि एक जगह से खबर भी आई कि जो प्रत्याशी कांग्रेस के भूपेश बघेल थे, उनके विरोध में नारे भी जो है मतदान केंद्र पे लगाए गए। तो इन तमाम तरह के आज जो चुनाव संपन्न हुए, राजनीतिक तौर पे, प्रशासनिक तौर पे कैसे आप देखते हैं सूर्यकांत? जी निश्चित तौर पर राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में मोहला मानपुर जो विधानसभा है, वहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र अधिक है। औंधी की बात की जाए, कुरकोटी की बात की जाए, या अन्य जो मतदान केंद्र है वहाँ की बात की जाए, जहाँ शांतिपूर्ण तरीके से जो है सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान संपन्न हुआ। कहीं से भी कोई बड़ी खबर जो है सामने नहीं आई, न ही माओवादियों द्वारा कुछ घटनाक्रम क्षेत्र में किया गया। वहीं राजनांदगांव के जो अन्य सामान्य क्षेत्र है वहाँ भी शांतिपूर्ण तरीके से जो है चुनाव संपन्न हुआ। हालांकि राजनीतिक सरगर्मी तेज रही, दोनों ही पार्टियों के जो नेता हैं, दोनों प्रत्याशी हैं, वो लगातार राजनांदगांव क्षेत्र में रहे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है टेडेसरा पहुंचे थे इस दौरान,
बीजेपी कार्यकर्ता है उनके साथ उनकी बहस हुई और उन्होंने आरोप भी लगाया कि इस दौरान जुआ जब्ती भी की गई, लेकिन इसके बाद जो है लगातार मतदान शांतिपूर्ण तरीके से रहा। जिला प्रशासन और सुरक्षा बलों के द्वारा जो है शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराया गया। ठीक है सूर्यकांत, बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। वीरेंद्र, आपका भी शुक्रिया। मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। मैं एक बार गौरी शंकर जी का रुख कर लेता हूं। गौरी जी, जो दावे और हकीकत थे, अब वो तो दावे और वादों का वक्त बीत चुका। छत्तीसगढ़ के 11 में से 4 सीटों पे मतदान कार्य संपन्न, बचे हुए सीटों पे 7 मई को संपन्न होगा। क्या आपको लगता है कि क्या कहीं कुछ कमी रह गई जिसको आप सुधारते हुए 7 मई की तैयारी करेंगे? क्योंकि मतदान प्रतिशत घूम फिर के वो सवाल आता है कि आप लोगों ने एक बड़े टारगेट के साथ आप आगे बढ़े थे, लेकिन प्रतिशत देख के वो टारगेट के आसपास मतदान प्रतिशत बढ़ाने का टारगेट वो दिखाई पड़ नहीं रहा धरातल पे। अवधेश जी, जिस दिन काउंटिंग होगा उस दिन हम और आप ही के चैनल में बैठे रहेंगे। बिल्कुल। जितना भी वोट प्रतिशत हो रहा है, जो भी है, ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इसलिए जा रहा है क्योंकि लोगों ने निडर होकर मतदान किया है। दूसरी बात, मतदान करने वाला युवा और महिलाएं और किसान इस बात को भलीभांति समझ चुके हैं कि उनका हित किस पार्टी के साथ में है। उस किसान ने हमको वोट दिया है जिसको किसान सम्मान निधि का लाभ मिलता है। उन महिलाओं ने जाकर मतदान केंद्र में वोट दिया जिनको महतारी वंदन का हमने पैसा उनके खातों में पहुंचाया है। उन युवाओं ने जो हमको वोट दिया है, जिनकी जो मांग थी कि पीएससी घोटाले की जांच हम करें और युवाओं को रोजगार करने अवसर प्रदान करें। 4 महीने का रिपोर्ट कार्ड, 10 साल का। मैं फिर कह रहा हूं, आज प्रदेश का युवा जब जाता है तो ये सोचता है कि किसके पक्ष में मतदान कर रहा है और इस बात को भलीभांति जानता है कि देश किसके हाथ में सुरक्षित है। आप देखेंगे इंफ्रा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ये इकोनॉमी के क्षेत्र में हम वहां पहुंचे जहां की कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी। आज भारत देश जो आगे बढ़ा इकोनॉमी के क्षेत्र में, इंफ्रा के क्षेत्र में, ये हमारी दूरगामी सोच है। मजबूत हमने फैसले लिया। धारा 370 जैसे कलंकों को हमने मिटाया है, राम मंदिर बनाया है, संस्कार भी दिया, सुशासन भी दिया है। कहीं एक भी दाग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 10 साल में नहीं लगा, सिर्फ आरोप लगा है। देश को बाहर बदनाम किया गया है। राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ में हाथ मिलाकर सरकार को उखाड़ने की और तमाम प्रकार की कवायद की गई है। लेकिन आज मैं फिर कह रहा हूं, ना इनके पास में नेता बचा, ना नीति बची और ना किसी प्रकार से चुनाव लड़ने का इनमें मादा बचा। हालात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बौनी नजर आ रही है। दूर दूर तक कोई भी कार्यकर्ता हमको नजर नहीं है। जवाब विकास जी, जवाब दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के विशालकाय कद के सामने कांग्रेस पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी, बौनी नजर आ रही है आज। ऐसा क्यों हालात हो गया? विशाल का है तो है, इनका साइज बहुत बड़ा है। जो एयर बलून रहता है ना, खूब हवा भरा रहता है, वैसी इनकी स्थिति है। अभी बड़े गौरी श्रीवास बता रहे थे कि हमने ये किया वो किया। अब ये इनके यहाँ नवभारत, दैनिक भास्कर, अन्य समाचार पत्र आते कि नहीं आते पता नहीं। जब से सरकार में बैठे काला चश्मा लगा लिए, सुन नहीं रहे। 800 करोड़ से ज्यादा पैसा आयुष्मान कार्ड में फंस गया है। प्राइवेट एसोसिएशन ने, IMA जो डॉक्टरों को समूह में बोल दिया कि हम अब सरकारी कार्ड में इलाज नहीं करेंगे, पहले हमारा पैसा दो। खूबचंद बघेल योजना का पैसा बंद हो चुका है। 500 में मोदी जी की गारंटी का सिलेंडर का इंतजार करते करते महिलाओं का आंख पथरा गया है। और बिजली के बिल का मूल्य अचानक बढ़ना चालू हो गया। बिजली गोल होना चालू हो गई, प्रशासन गोल होना चालू हो गया। आप एक बात बताइए कि क्या यहां पर जब मनसुख मंडाविया थे तो इस प्रदेश के जो प्राइवेट अस्पताल के लोगों को पैसा देना तो वो क्यों नहीं दिए? आज हजारों की संख्या में, अवधेश जी आप भी पूरे जगह में घूमते हैं, मरीज और गरीब लोग परेशान हैं। भाजपा धन्ना सेठ और जो धनवान है उन लोगों की पार्टी है और कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है। जो लोग वोट करने निकले हैं वो गरीब लोग निकले हैं। ये धन्ना सेठ की पार्टी के जितने भी मतदाता, इनका चेहरा देख लीजिए, भाव विभो, मतलब इनके चेहरे से हवाइयां उड़ चुकी है। आज मैं समझता हूँ रात को मोदी जी को भी ठीक से नींद नहीं आएगा। ठीक है, देखिए मोदी जी को नींद आए ना आए ये तो बात की बात है, लेकिन आयुष्मान कार्ड का एक बड़ा मुद्दा आपने बताया जी। क्या ये मुद्दा केवल टेलीविजन पे बताने का है? जनता के बीच में आप लोग क्यों नहीं कन्विंस कर पाए इस मुद्दे को लेके? जनता, अरे देखिए, हम लोगों को जो डिलीवर करना था, बात करना था, वो हम लोगों ने किया। जनता अब ठगी से महसूस कर रही है कि कहां साय सरकार आ गई और हमारी पूरी योजनाओं का साय हो गया। ठीक है, मैं एक बार जब
मनोहर का रुख कर लेता। मनोहर हमारे साथ महासमुंद से बने हुए। मनोहर, मतदान प्रतिशत 3.38% 2019 के तुलना में 2024 में तब कम हुए जब बीजेपी ने हर बूथ पे 370 मतदाता वोट बढ़ाने का संकल्प लिया था। लगातार अपील की जा रही थी, लगातार स्वीप कार्यक्रम चलाया जा रहा था, बावजूद उसके 3.38% मतदान का कम होना क्या सियासी मायने, खास करके महासमुंद लोकसभा सीट पे? मनोहर, देखिए, जिस तरह से मतदान का रुझान आया था उसे देखकर तो यही लग रहा था कि शुरुआती दौर में जो मतदान की प्रक्रिया है वो काफी तेज होगा और 2019 की अपेक्षा मतदान का जो आंकड़ा है वो कहीं न कहीं उससे ज्यादा जाएगा। लेकिन जो शाम होते होते मतदान की जो प्रक्रिया थी वो कहीं थम सी गई। दोपहर के बाद जो मतदाताओं का आना हुआ, जो रुझान कम हुआ, उसके देखकर ये कयास लगाया जा रहा था कि अब जो है मतदाता जो है वो शाम होते होते लौटेंगे। लेकिन कहीं न कहीं पर अभी महासमुंद लोकसभा की बात करें तो 71.13% जो कि उप जिला निर्वाचन अधिकारी कह रहे हैं कि ये शाम 5 बजे तक का आंकड़ा है, रात 11-12 बजे तक और अपडेट होगा और ये आंकड़ा बढ़ेगा। लेकिन 2019 में यह आंकड़ा 74% था। बिल्कुल सही जी, 74% आंकड़ा पार करेगा या नहीं करेगा, ये तो 74% आंकड़ा पार करेगा या नहीं करेगा ये तो कल सुबह ही पता चल पाएगा, क्योंकि अभी अपडेट नहीं हुआ है। बहरहाल मतदाताओं की बात करें कि आखिर मतदाता कैसे निकल रहे थे और क्या सोचकर निकल रहे थे, तो हमने ये देखा कि ज्यादातर जहां जहां BHTV की टीम गई वहां पर युवा मतदाता, पढ़े लिखे शिक्षित मतदाता और जो शहरी मतदाता है वो ज्यादातर नजर आए। ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा सा रुझान कम दिखा। अब उसके पीछे भाजपा या कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के प्रचार प्रसार की कमी थी या फिर निर्वाचन आयोग के स्वीप कार्यक्रम या जागरूकता की कमी थी, ये तो मतदाता ही जानते हैं। लेकिन जो वोटिंग हुई है वो वोटिंग देश हित के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, देश से बेरोजगारी कम करने के लिए ये मतदाता जो है अपने जहन में बैठा के आए थे। हम ऐसे जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं जो हमारी बातों को संसद में उठाए, जो हमारे बातों को रखे, हमारे लिए काम करे। लोक लुभावने वादे नेता करते हैं। ठीक है मनोहर, समय रहा तो मैं लौटूंगा आपके पास। मैं एक बार जरा गौरी जी का रुख कर लेता हूं। गौरी शंकर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कल एक वीडियो जारी किया गया प्रदेश के गृह मंत्री कवर्धा से विधायक विजय शर्मा जी का। उन्होंने कहा कि मैं कोट करके बोल रहा हूं कि भूपेश बघेल को वोट देना मतलब अकबर और ढेबर को वोट देना। सवाल ये उठ रहा है कि जब आप 10 साल के विकास पे, 4 महीने के विकास पे वोट मांग रहे थे तो अचानक वोट देने का जो पैटर्न था वो कैसे बदल गया, परिभाषा कैसे बदल गया? क्यों आपको कहना पड़ गया कि भूपेश बघेल को वोट देना मतलब अकबर ढेबर को वोट देना? सत्ता के दीमक प्रदेश को चाट गए, नरवा गरवा घुरवा कहने वाले एक एक वोट के लिए हाँप गए। ये कहना इसलिए पड़ा है क्योंकि पिछले 5 साल में यही लोग तो भूपेश बघेल जी के रहनुमा थे। अकबर, ढेबर और गोबर, यही 3 चीजें छत्तीसगढ़ में चली है। और पूरे चुनाव कैंपेन में दिलचस्प बात यह है कि ना एजाज ढेबर वहां पे नजर आ रहे थे, पीछे छुप के सारा खेल खेल रहे थे, ना मोहम्मद अकबर वहां नजर आ रहे थे और ना इनका गुर्गा नवाज खान नजर आ रहा था। ये बड़े सोचने विषय। हवाओं का रुख को समझिए अवधेश जी। पूरे भारत देश में देखेंगे इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता से लेकर सारे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। एक बूथ का भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी कांग्रेस में शामिल हो, नाम बता दीजिए मेरे को। स्पष्ट रूप से संकेत समझिए। दूसरा, हमने जनता को आगाह किया है कि अपना वोट बर्बाद मत कीजिए। ये अकबर ढेबर वाली पार्टी है जिन्होंने प्रदेश को लूटा है। शराब से लेकर महादेव सट्टा से लेकर जमीन कब्जा से लेकर गुंडागर्दी करने वाले अकबर और ढेबर की पार्टी वालों को वोट मत दीजिए। यह स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है माननीय गृह मंत्री उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने। इसमें कुछ भी गलत नहीं है और यही लोग थे जो भूपेश बघेल के पतन का कारण बने थे और इस चुनाव में बनेंगे। ठीक है, मैं इसी पे जवाब ले। विकास जी जरा जवाब दे दीजिए इस पे। देखिए, ये बोले कि कांग्रेस के, भाजपा के एक भी बूथ के कार्यकर्ता कांग्रेस में नहीं है। 5 सांसद भाजपा के कांग्रेस में प्रवेश किए हैं। गौरी श्रीवास को नहीं यहाँ की बात। दूसरी बात, प्रदेश की सियासत पे बात। देखिए, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके राष्ट्रीय चैनल में कि जो कांग्रेस के कला करने वाले लोग थे, कांग्रेस के जो कला कचरा थे, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। जब सुनिए जब ये सुन तो लीजिए ना, जब भाजपा के मित्रों से अकेलों में मिलो तो उनके माथे में ऐसा तनाव आता है कि बोले शायद सरकार बनने के बाद हमारा भला नहीं हुआ, ये आ रहे इनका क्या होगा। ये दूसरी बात है। अब विजय शर्मा जी जो डिप्टी सीएम कूद फान के बंद तो गए हैं, उनको परफॉर्मेंस करना था। अभी आपके आंकड़े आ रहे थे 72% के। ये आंकड़े निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अब सोने नहीं देगा। ये समझ गए हैं कि 4 साल में जो इस प्रदेश को छला है और
10 साल में इस देश को चलाए, निश्चित तौर पे परिवर्तन तय, मोदी जी जाने वाले हैं। ठीक है गौरी जी, 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, क्या बीजेपी इन आंकड़ों से संतुष्ट है और जो जीत के दावे आप कर रहे थे उस पर कायम है 11 की 11 सीट? 10 सेकंड में। जीत को लेकर जो हमने जो बोला है उस पर आज भी कायम और आगे भी रहेंगे, और वोट वहां पर विकास पे पड़ा है, जो आंकड़े कम हुए हैं निश्चित तौर पे वो हमारे लिए भी सोचनी है, उस पर प्रयास करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान केंद्र में ले जाकर मतदान करें। लेकिन जो मतदान हुआ है ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज्यादा है। विकास जी, आप भी 10 सेकंड में जवाब दीजिए, क्या मतदान प्रतिशत से कांग्रेस पार्टी संतुष्ट है? 10 सेकंड में मैं आपके सभी पत्रकार जनों को, देश के पत्रकार जनों को धन्यवाद साधुवाद दूंगा। कांग्रेस पार्टी की इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, तय है। चलिए ठीक है, ये विश्वास और आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास के बीच में जो महीन सी रेखा है, ये महीन सी रेखा 4 जून को पता चलेगा कि किसके पास है, किसके पाले में है। फिलहाल जनता जनार्दन ने छत्तीसगढ़ के 3 सीटों पे आज अपना मत दे दिया। मतदान के साथ ये प्रक्रिया समाप्त, मतगणना का इंतजार जारी है, लेकिन तीसरे चरण का अभी जो भयंकर रण है वो बाकी है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। विकास जी आपका शुक्रिया, गौरी जी आपका शुक्रिया, हमारे संवाददाता मनोहर भी जुड़े, मनोहर आपका भी शुक्रिया, वीरेंद्र का भी शुक्रिया, सूर्यकांत का भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।